दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब राज्य में कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसके बाद क्या बदलाव होते हैं। दिल्ली में जिस तरह से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, दिल्ली वाले ऐसी कार्रवाई को पहली बार देख रहे हैं। ये परिवर्तन का एक असर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है, उन्होंने जिस तरह से पुलिस के साथ मिलकर के ये मीटिंग की है कि सघन एरियो में सघन चेकिंग की जाए और जो घुसपैठी की समस्या दिल्ली के अंदर है, जो एक चुनाव का मुद्दा भी था, उस पर पुलिस गौर करे और ऐसे जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं वो उनको डिपोर्ट किया जाए, यानी उनको देश भेजा जाए। मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि सीएम रेखा गुप्ता की सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है और इसके अलावा डिटेंशन सेंटर में भी उनको भेजा जा रहा है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये रेखा गुप्ता के ताबड़तोड़ एक्शन, अमित शाह की पीछे से गाइडलाइन और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो बाकी विधायक हैं, उन सबका होमवर्क किया हुआ है कि जो पुलिस को वो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली के किस कोने में, किस बस्ती में, किस झुग्गी में रोहिंग्या छुपे हुए हैं। और इसके कारण आप देखिए कि दिल्ली पुलिस बाकायदा झुग्गी बस्ती एरिया में कैंप करके एक एक झुग्गी वालों को बुला करके उनकी जानकारी जुटा रही है। मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से झुग्गी बस्ती एरिया में जहां ये रोहिंग्या बसे हुए हैं, जैसे कि शाहीन बाग, वहां किस तरह से अगर कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करने जाता है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि हमारे देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट माने जाते हैं, अश्वनी उपाध्याय, जो कभी अरविंद केजरीवाल के ही फाउंडर मेंबर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के इनके साथ थे, लेकिन आज वो राष्ट्रभक्तों के साथ हैं। और अश्वनी उपाध्याय वो इसका हल बताते हैं तो क्या समस्या का समाधान है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सरकार बदलने के बाद दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर बहुत सख्त एक्शन हो रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिन भी राज्यों में रही है उसकी एक कोशिश है कि देश के अंदर शांति रहनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में रहना चाहिए और देश के अंदर घुसपैठियों को कतई सहन नहीं किया जाएगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे वो असम हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो, वहां समस्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि वहां भी बुलडोजर चला। ठीक इसी तर्ज पर दिल्ली में अब एक्शन हो रहा है। यहां कुछ लोग सोच रहे थे कि रेखा गुप्ता है, उनको सीएम बनाया गया है, पहली बार की विधायक है, अभी तक कोई अनुभव नहीं है, कैसे कंट्रोल करेंगी, ये सब देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से रेखा गुप्ता अब एक्शन ले रही हैं और जिस तरह से अधिकारियों की मीटिंग और उसके अलावा मीडिया में भी जो पत्रकार हैं उनको घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल का जवाब देते हुए जिस बेबाकी के साथ वो मीडिया का सामना कर रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी भले ही ये पहला चुनाव विधायकी का था, भले ही वो पहली बार विधायक बनी और सीएम बन गई, लेकिन राजनीतिक कैरियर की शुरुआत में जो उन्होंने चीजें की हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो उनको आज काम आ रही है। पीछे से उनको जो सपोर्ट है, उनके पीछे मोदी जी की एक पूरी टीम काम कर रही है, अमित शाह की पूरी टीम काम कर रही है और दिल्ली के अंदर भी जो तेज तर्रार मंत्री बने हुए हैं वो भी सब टीम का हिस्सा हैं। और इसके कारण से दिल्ली पुलिस को जो उन्होंने काम दिया है, इसके बाद दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है, मैं आपको बताऊं कि पहली बार है कि दिल्ली में अभी तक 33 बांग्लादेशी 5 फरवरी के दिन गिरफ्तार किए गए थे और उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। अभी तक कई बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर में भी भेजा गया है। आपको पता होगा, मोदी सरकार आने के बाद इन्होंने तय किया था कि हम देश के अंदर से घुसपैठियों को बाहर करेंगे। जिन घुसपैठियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, अभी कोर्ट कचहरी और बाकी चीजें डिपोर्ट करने में जो समस्याएं आती हैं, उस समय तक उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। देश के कई राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनाए गए, उसमें असम पहला राज्य था जहां डिटेंशन सेंटर बनाए गए। तो अब दिल्ली से भी ये खबर है कि दिल्ली पुलिस भी ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाल रही है जो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। दिल्ली पुलिस घर घर जा रही है, एक एक झुग्गी बस्ती एरिया हो, चाहे कहीं कॉलोनी में इनके पास सूचना हो,
वहां घर घर जाकर हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। उनसे 5 सवाल मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं और उस सवालों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फोन नंबर क्या है, बैंक का अकाउंट नंबर भी देखा जा रहा है। और बैंक का अकाउंट नंबर इसलिए देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि म्यांमार और बांग्लादेश में ट्रांजैक्शन कोई हुई हो। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया अकाउंट, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। आप देखें कि किस तरह से इसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो मुहिम चल रही है, आप विजुअल देखिए। तो आपने देखा कि दिल्ली पुलिस किस तरह से झुग्गी झुग्गी घर घर जाकर के और बाकायदा उन एरियो में कैंप किए हुए हैं, वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं और इनकी चेकिंग की जा रही है। और जैसा मैंने बताया कि एक एक व्यक्ति को तलाश किया जा रहा है। इसमें कालंदी कुंज में आपने ये भी देखा कि एक पत्रकार गया था रिपोर्टिंग करने के लिए, तो किस तरह से महिलाओं ने उनको घेरा। ये बताया जा रहा है कि वहाँ जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। ये जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, दुर्भाग्य से हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो उस तरह से नहीं सोचती है। मानवाधिकारों का दुहाई देते हुए लोग वहां पहुंच जाते हैं और जो जज साहब हैं वो कोमल हृदय दिखाते हुए कहते हैं कि साहब इनका भी तो मानवाधिकार है, इनको भी रहने दिया जाए। तो कालंदी कुंज में एनजीओ को ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि इनकी जो रहने की व्यवस्था की जाए, इनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। और क्योंकि एक मोटा फंड विदेशों से इस काम में आता है, विदेश में कई देश ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर अस्थिरता रहे, भारत के अंदर इनकी अर्थव्यवस्था कंट्रोल में ना रहे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। तो जो हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं उनका तो पीछे से फंडिंग रहती है और एनजीओ के सहारे से वो इस तरह की फंडिंग करते हैं। हालांकि मोदी सरकार आने के बाद लगभग 4000 ऐसे एनजीओ थे जो इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे थे, देश विरोधी एक्टिविटी में लगे हुए थे, लेकिन बहाना था उनका कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी एक तरफ केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है, ऐसे एनजीओ की पहचान की गई है कि जो इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो ड्राइव है, ये स्पेशल ड्राइव में एक बात और खास है कि पुलिस के आला अधिकारियों का ये निर्देश साफ साफ है कि इन जो लोग पकड़े जा रहे हैं इनसे पूछताछ में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि आप ये बताइए कि बांग्लादेश से चलकर या म्यांमार से चलकर आप दिल्ली तक कैसे आए, कौन कौन लोग बीच में थे जो आपको यहां तक लेके आए। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार यह जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल में पहले ये एंटर करते हैं क्योंकि वहां बॉर्डर लगता है। उसके बाद वहां एक गिरोह है, बाकायदा कई ऐसे गिरोह एक्टिव हैं जो इनका फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और उसके बाद बाकायदा प्लानिंग के साथ अगर ये इकट्ठे आएंगे तो कहीं किसी की नजर में ना आ जाए, 2-2, 4-4 के समूह में इनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है और फिर संपर्क किया जाता है कुछ राजनीतिक दलों से। यहां दिल्ली के अंदर भी ऐसी चीजें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी, उन्होंने इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए मदद की, उनको बिजली पानी का कनेक्शन दिया, उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाया और जो आप और हम टैक्स देते हैं वो टैक्स का पैसा हम अपने देशवासियों के लिए देते हैं कि हमारे देश के गरीब, क्योंकि हमारे देश में ही लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और सरकार का जो टैक्स सिस्टम है उसके तहत उनको पिछले 4 साल से मोदी सरकार फ्री में राशन दे रही है। लेकिन आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमारे देश के जो लोग हैं वो आपके और हमारे भाई हैं, लेकिन म्यांमार से आया हुआ एक कोई इस तरह का व्यक्ति जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं और वो यहाँ देश में राजनीतिक दलों के जरिए एक वोट बैंक बनकर आया है, यहाँ अपराध की दुनिया में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। वो ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, वो हमारे टैक्स के पैसे से जो हम राशन गरीबों में बांटते हैं उसका बड़ा हिस्सा ये रोहिंग्या ले लेते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, आप पढ़िए। ये अश्वनी उपाध्याय क्या कहते हैं। अश्वनी उपाध्याय का कहना यह है कि देखिए जिस तरह से बॉर्डर हमारा पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से लगा हुआ है, ओपन एरिया अभी भी काफी है। ऐसे में जिनको पकड़ रहे हैं आप उनसे अगर सीधे सीधे पूछेंगे आपको कौन लाया, आपका आधार कार्ड किसने बनाया, किसने रहने की व्यवस्था की, तो ये इतने घाघ हैं कि कभी भी पुलिस को जानकारी नहीं देंगे। पुलिस को एक विशेष अधिकार कानून बना करके देना पड़ेगा और ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए कि इनका नार्को टेस्ट हो, पॉलीग्राफी टेस्ट हो
और तब ये पता चलेगा कि इनके पीछे कौन गिरोह है। जैसे अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का हाथ है ये कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं, लेकिन ये आरोप है, अभी इसके सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, चाहे वो केजरीवाल हो। अब सबूत कौन कैसे होगा? सबूत होगा जब हमारे देश में कानूनन नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट को मान्यता देगा हमारे देश का कानून। जब वो कानून बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जब पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट साथ में रखेगी कि हमने ये टेस्ट किया और उस टेस्ट के दौरान हमें इस अपराधी ने ये बताया कि इसके अपराध में मददगार कौन कौन थे, तो उसको सबूत के तौर में स्वीकार किया जाएगा। और फिर वो गिरोह चलाने वाले लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था को डामाडोल करना चाहते हैं, डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, वो कौन लोग थे, कौन से दल के लोग हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा। और जब तक वो नेता जेल में नहीं जाएंगे, जब तक वो माफिया लोग जेल में नहीं जाएंगे, जब तक वो गिरोह जेल में नहीं जाएंगे जो इनको लाने का काम कर रहे हैं और बसाने का काम कर रहे हैं, तो आप इन्हें पकड़ते रहिए, इनको डिटेंशन सेंटर में डालिए, वहां भी रोटी खिलानी पड़ेगी, इनको जेल में डालिए, ये फिर वापस लौट के आएंगे। और ये इतनी बड़ी खेप है कि मैंने पहले भी कहा है कि भूस के ढेर में सुई ढूंढने के समान है। दिल्ली पुलिस को सल्यूट है कि वो जिस तरह से काम कर रही है, कि सघन चेकिंग एक अभियान उन्होंने रूप में चलाया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर जब रिपोर्ट ये है कि लाखों की संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिए यहाँ पर रह रहे हैं, आप देखेंगे कि कुछ हजार संख्या भी पकड़ पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जितने यहाँ अभी देखना आप, जैसे ये धरपकड़ शुरू हुई है, डिटेंशन सेंटर में जाना शुरू हुआ है, पहली बात तो ये सामने आएंगे नहीं, क्वेश्चन का आंसर देंगे नहीं, और इनके पास हर वो दस्तावेज है जो इनको प्रूव करेगा कि ये तो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये तो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि पिछले 15-20 साल से आम आदमी की पार्टी की सरकार 11 साल, उसके पहले कांग्रेस की सरकार, और इन सब में इनको मदद ही करने का काम किया है। आप सीमापुरी आ जाइए, ईस्ट दिल्ली में दिलशाद गार्डन आ जाइए, वहाँ झुग्गियाँ हैं, साफ आप देख सकते हैं। अगर वहाँ चुपचाप आप जाएंगे और उनके बीच खड़े हों तो बंगला भाषा में बोलते हुए आपको ये दिखाई देंगे, और शराब के नशे में और नशे के अंदर ये बता भी देते हैं कि हम तो बांग्लादेशी रोहिंग्या, हम तो बांग्लादेश से आए हैं। लेकिन आप जब कोर्ट कचहरी का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारे दस्तावेज ला के कहेंगे हम तो साहब वेस्ट बंगाल से आए हैं, हम तो मालदा से आए हैं, कोई बिहार का बताएगा। और इस तरह से ये अपने आप को प्रूव कर ले जाते हैं कि ये घुसपैठिए नहीं है। कानून में खामी है, सरकार को कानून भी बदलना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो दिल्ली पुलिस काम कर रही है उसमें रेखा गुप्ता का बहुत बड़ा रोल है, अमित शाह जी का बहुत बड़ा रोल है, और दिल्ली पुलिस जिस तरह की ड्राइव चला रही है, इतना तो जरूर है कि इन सारे रोहिंग्याओं में भगदड़ मच गई है। और भगदड़ आम आदमी पार्टी में भी इस बात को सोचकर मची है कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, तो ये भी खुलने का एक खतरा उनको लग रहा है। अब पुलिस को चाहिए कि उनको सख्ती से ये पता करे कि कौन कौन ऐसे लोग थे आम आदमी पार्टी के जिन्होंने इनके फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद की। जब तक वो एक्सपोज नहीं होंगे, और जैसा मैंने कहा वो जेल नहीं जाएंगे, जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी गई, बीजेपी आई, तो बदलाव दिखाई दे रहा है और क्लीनिंग प्रोसेस बीजेपी के द्वारा चल रहा है। एक तरफ पूरी दिल्ली में साफ सफाई की जा रही है, दूसरी तरफ ये जो कचरा है ये भी साफ किया जा रहा है जो हमारे देश में घुसपैठ के नाम पर होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।